का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद ओम में। आज हम देखेंगे सी टेट, यूपी टेट, ऑल टेट के लिए जो एबीएस की बुक है माइग्रा हिल का सार संग्रह। पहला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, अब दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है सजीव। जिसको पहला चैप्टर देखना हो हमारे चैनल के एबीएस प्लेलिस्ट को देख सकता है। दूसरा अध्याय है सजीव। सजीव के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में दिया है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीव में इंद्रियां होती हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव में प्रजनन होता है, सजीव में वृद्धि होती है, सजीव की मृत्यु होती है। अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं जैसे कि जानवर, वृक्ष, बांस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बादल, ट्रक इत्यादि को देखते हैं। इनमें बहुत सी वस्तुएं सजीव होती हैं और बहुत सी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। जानवर, वृक्ष, कीड़े मकोड़े इत्यादि सजीव वस्तुएं हैं। बस, बादल, ट्रक इत्यादि निर्जीव वस्तुएं हैं। हमें पता है कि जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म जीव सजीव हैं, परंतु प्रश्न यह है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से उन्हें अलग बना देते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले कुछ विशेष लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला लक्षण दिया हुआ है कि सभी सजीव जो हैं वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जो सजीव वस्तुएं हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उन्हें वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैसे पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। अपना भोजन वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। अब देखेंगे दूसरा है कि सभी सजीव जो हैं श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है, परंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है और एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता एवं छोड़ता है। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है जो निम्नलिखित है। ये सारणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि फेफड़े के द्वारा कौन कौन से जंतु हैं जो श्वसन करते हैं। जैसे कि मनुष्य, शेर, गाय, छिपकली, पक्षी इत्यादि ये फेफड़े से श्वसन करते हैं। दूसरा है मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट जो होते हैं वातक या ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। कई बार कॉकरोच के बारे में पूछ चुका है सी टेट, यूपी टेट में। केंचुआ जो होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। केंचुओं की त्वचा आर्द्र एवं चिकनी होती है। मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों से लेता है सांस। और ऑक्टोपस मछली है जो वो क्लोम से सांस लेता है। व्हेल, डॉल्फिन फेफड़े और नासाद्वार वात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। तो ये चार्ट आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। जितने भी ये डॉल्फिन, ऑक्टोपस मछली ये जंतु समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें, याद रखना है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन क्रिया दिन रात होती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। अब देखेंगे अपन तीसरा नंबर, सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। जितने भी सजीव होते हैं उनमें उत्सर्जन होता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन
अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन कहा जाता है। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र एवं मल के रूप में होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग अगर पूछे तो वृक्क होता है, यानी किडनी। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं, जैसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। मनुष्य का जो पसीना या स्वेद होता है जो, वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो वह अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकलता है। पक्षी का जो बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। पौधे भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थ को या तो स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर देते हैं जिससे उनको हानि ना पहुँचे। अब हम देखेंगे चौथा नंबर, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया उसी से संबंधित चीज़ है कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें उद्दीपक कहते हैं। जो प्रक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझिए, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं। अपने मन पसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं। ये सब उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण है। छुई मुई, जिसे हम गुलमेहंदी के नाम से भी जानते हैं, कि पौधे की अगर पत्तियों को छूने पर सिकुड़ जाती है। उपरोक्त उदाहरणों में उद्दीपन है गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना, पत्तियों का छूना, जबकि अनुक्रिया है हाथ पीछे खींचना, कॉकरोच का छिपना रोशनी देख करके और व्यंजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये अनुक्रिया है। फूल का बंद हो जाना सूरज डूबने पर, ये भी एक अनुक्रिया का उदाहरण है। पत्तियों को छुई मुई की पत्तियों को छूने पर पत्तियों का सिकुड़ना, ये अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे 5वां नंबर की सजीवों में इंद्रियां होती हैं। मुख्य रूप से मनुष्य में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, जैसे कि आँख नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और त्वचा महसूस करने के लिए। विभिन्न जंतु अपने इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। जैसे चींटी अपने समूह की चींटियों को, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इनसे हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको पढ़ लिया तो आपके सीटेट में 15 में 15 आएंगे। कोई भी आपको एनसीईआरटी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चींटियों के बारे में लिखा हुआ है कि चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे रेशम कीट का जो रेशम कीड़ा है वो अपनी मादा के गंध से पहचान लेता है। कुछ पक्षी जैसे कि बाज, गिद्ध, चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य से 4 गुना किन किन पक्षियों की है, तो बाज, गिद्ध, चील की दृष्टि क्षमता मनुष्य से 4 गुना है। अब पक्षी के बारे में एक पॉइंट है कि पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, परंतु आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि पक्षियाँ अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ नहीं घूमती हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है, सुनता भी है कान से हाथी, और उससे अपनी ठंडक पहुंचाने के लिए हवा भी करता है। सांप के बारे में दिया है कि सांप सुन नहीं सकता परंतु ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ, शेर। अब देखते हैं, ये है बुक जो मैकग्रा हिल की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। ओम प्रकाश के लेखक हैं। जिसको भी लेना हो ये बुक ले लिए, इसको पढ़िए, आपके हमेशा सीटेट यूपीटेट में फुल नंबर आएंगे। मेढक छिपकली, मेढक के बारे में है,
एक पॉइंट दिया है कि मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। जो रात्रिचर जंतु हैं, जीव जंतु, रात में चलने वाले जानवर या पक्षी केवल सफ़ेद और काला देख सकते हैं और उन्हें कोई रंग नहीं दिखाई देता। जैसे एग्जाम्पल है उल्लू और रैकून। उल्लू सब लोग जानते हैं और रैकून भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में स्पष्ट दिया हुआ है। दूसरा 6वां पॉइंट है, सभी सजीव गति करते हैं। जंतुओं में गति दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जंतुओं में चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बाघ, बिल्ली आदि ये चलते हैं। इन जानवरों में अलग अलग गति के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं, यानी जोड़ जो अस्थियों के होते हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य की कुछ संधियों के बारे में आप जानिए। जैसे कंदुक हल्का संधि है। इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपके कंधे और कूल्हे की जो संधि होती है कंदुक हल्का, वो कंधे और कूल्हे में पाई जाती है। कंदुक नाम से स्पष्ट है कि कंदुक है तो कंधे और कूल्हे में। हिंज या कब्जा संधि। हिंज या कब्जा संधि। हिंज इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है, जैसे कि कोहनी और घुटने की एक ही तरफ मुड़ते हैं ये। और फिर होता है अचल संधि। अचल संधि, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है, जैसे जो सिर में पाई जाती हैं संधियाँ। धुराग्र, अब देखेंगे हम धुराग्र संधि, इसी को खूंटी संधि कहते हैं। धुराग्र या खूंटी संधि, इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएं बाएं एवं आगे पीछे की गति होती है। यह संधि हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती है। संधि जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में जुड़ती हैं, याद रखना संधि किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियां आपस में जुड़ती हैं उस जगह को संधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे उल्लू के बारे में। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये प्रश्न आता है 360 डिग्री अपनी गर्दन को कौन घुमा सकता है? तो वो उल्लू है। कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे कि केंचुआ, सांप। केंचुआ पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है और सांप पेशियों एवं वलय छल्लों की मदद से रेंगते हैं। कुछ जंतु उड़ते हैं, जैसे कि पक्षी। पक्षी अपने पंख की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी जो होते हैं उड़ते नहीं हैं, लेकिन वे काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे कि मछली, बतख। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण ही तैरती है। बतख अपने जाल युक्त पादउंगलियों के कारण तैरती है। मेढक में पादउंगलियों के कारण तैरता है। कुछ जंतु फुदकते हैं, जैसे कि मेढक। कुछ जंतु चलते भी हैं और चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच एक ऐसा जंतु है जो चलता भी है, चढ़ता भी है और उड़ता भी है। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना, बंद होना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति को दर्शाता है। अगर पौधे की गति की बात करें तो पौधे की गति, पत्तियों का हिलना जो हो गया वो भी पौधे की गति के अंतर्गत आता है। फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपनों की प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि इनमें गति को दर्शाता है। सजीवों में प्रजनन होता है। अब हमारा 7वां नंबर है कि सजीवों में प्रजनन होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। कोई भी जीव है जो अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे ही प्रजनन कहा जाता है। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। याद रखना है, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी। एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, सेम टू सेम पूछे जाते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रज कहा जाता है, जैसे कि पक्षी, मेढक, बतख, मछली, चमगादड़ और व्हेल मछली और सील मछली। जो चमगादड़ है और व्हेल मछली और सील मछली ये तीनों हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। और जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी, जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रज और जो बच्चों को जन्म देते हैं जरायुज। तो स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते दूध पिलाते उसे स्तनधारी कहा जाता है। अब हम देखेंगे जीव और उनके बच्चे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि
कपि जो होता है, कपि के बच्चे को बच्चा कहा जाता है। चमगादड़ के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहा जाता है। भालू के बच्चे को शावक कहते हैं। पक्षी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। तितली के बच्चे को कैटरपिलर कहा जाता है। ऊँट के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा या बछिया। कौवा के बच्चे को कहते हैं चूजा। हाथी के बच्चे को कहते हैं बछड़ा या बछिया। मेंढक को बच्चे को टेडपोल कहा जाता है और जिराफ के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। और अब देखेंगे बाज के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो यास कहा जाता है। घोड़े के बच्चे को बछेड़ा या बछेड़ी। कंगारू के बच्चे को जोई। बंदर के बच्चे को शिशु कहा जाता है। पेंगुइन की चूजा कहा जाता है। कुत्ता के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली। खरगोश के बच्चे को बन्नी कहा जाता है, याद रखना। शार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली। भेड़ के बच्चे को मेमना। शेर के बच्चे को शावक। याक के बच्चे को बछड़ा या बछिया। जेब्रा को बछेड़ा या बछेड़ी कहा जाता है। अब हम देखेंगे पौधे के प्रजनन के बारे में। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु इनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। जैसे कि जो पौधे प्रजनन करते हैं, अधिकतर बीजों के द्वारा प्रजनन होता है, परंतु कुछ और भी तरीके हैं। जैसे कि कलम के द्वारा, हम गुलाब की कलम के द्वारा भी हम गुलाब पे लगा सकते हैं, तो प्रजनन इसका कलम के द्वारा गुलाब का होता है। कलियां, जो आलू की कलियां होती हैं, छोटी छोटी निकल आती हैं, आलू का प्रजनन कलियों द्वारा। पत्तियों का ये है ब्रायो फिल्म या पत्थर चट्टा। जड़ के द्वारा शकरकंद, इनके द्वारा प्रजनन होता है, इनको भी याद रखना है। अब 8वां नंबर है कि सजीव में वृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि होती है। सजीव में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है एवं छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। सजीवों की मृत्यु होती है। एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। इस प्रकार आपने देखा, ये दूसरा चैप्टर क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में कराएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो या कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।